नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है राजस्थान जीके में, उसमें हमने राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। और आज हम बात करेंगे राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल। पहली बात दोस्तों, मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, बेसिक से हाई लेवल तक जाऊँगा दोस्तों। जो मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसमें लगभग उम्मीद है दोस्तों 100% दोस्तों वहीं से छपेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले। एग्जामिनर हैं वो भी यहीं से उठाएगा, कहीं बाहर से नहीं उठाएगा दोस्तों। आप दोस्तों मेरा ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल। राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़े के फूल को सन 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया। दोस्तों पहली इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसे सन 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया था। और इसे मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुशोभा और रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं रोहिड़े के फूल को। और इसके वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है दोस्तों? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता है दोस्तों। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर रोहिड़ा सर्वाधिक देखा जाता है। और रोहिड़ी के पुष्प की बात करें तो ये मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं। कब खिलते हैं दोस्तों? एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद है जब वो राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में पूछा। या तो आपसे पूछेगा कि इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया, 1983 को। और दूसरा पूछेगा कि आपसे कि राजस्थान के जो राज्य पुष्प हैं उसके पुष्प किस महीने में खिलते हैं, उसके फूल हैं जो वो किस महीने में खिलते हैं। तो कौन सा है? मार्च और अप्रैल में इसके फूल खिलते हैं। और इन पुष्पों का रंग कैसा होता है? तो इनके पुष्पों का रंग केसरिया व हरी मिर्च पीला जैसा होता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। और रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचाता है। कौन सा? जरविल नाम का है। जरविल नाम का एक चूहा है, रेगिस्तानी चूहा, जो इसे नुकसान पहुंचाता है। कि राज्य वृक्ष में हमने पढ़ा था कि दो एक कीटाणु हैं, कीड़े हैं जो खिजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे एक जरविल नाम का रेगिस्तानी चूहा है, इसे नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे राज्य पुष्प चिंकारा ऊंट की। राज्य पशु दोस्तों, राज्य पशु की बात करें तो दो हैं, एक है चिंकारा, एक है ऊंट। दोस्तों एक है घरेलू, एक है अनघरेलू। जो घरेलू डोमेस्टिक, एक नॉन डोमेस्टिक है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन डोमेस्टिक यानी कि राज्य पशु चिंकारा के बारे में। बात करें चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो इसे राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया था। और इस चिंकारे के वैज्ञानिक का नाम बात करें, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। और ये एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का एक ये जीव है। अब बात करें राज्य में सर्वाधिक चिंकारे कहाँ पाए जाते हैं, तो राज्य में सर्वाधिक चिंकारे आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। और चिंकारे को छोटा हिरण, क्या छोटा हिरण की उपाधि दी जाती है। चिंकारों के लिए अभ्यारण्य की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में स्थित है वो प्रसिद्ध है, चिंकारों की संस्थली माना जाता है। और चिंकारा राम से राजस्थान का एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? चिंकारा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी वन रक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, हाँ दोस्तों, प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊं कि जो अभी वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, ये पुरानी भर्ती 2020 वाली, अभी एग्ज़ाम हुआ 2022 में। जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि चिंकारा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एक वाद्य यंत्र भी है। तो उसमें आएगा कौन सा एक वाद्य यंत्र, उसमें दिया हुआ था चिंकारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चिंकारा सही होगा। दोस्तों इसलिए कहता हूँ आप शुरू से एंड तक देखिए, आपका क्वेश्चन एक भी यहीं से बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी यहीं से छपेंगे। और चिंकारा श्री गंगानगर जिले का संबंगर क्या है? श्री गंगानगर जिले का संबंगर है। कौन?
चिंकारा। अब बात करते हैं नॉन डोमेस्टिक की बात होगी। अब बात करते हैं डोमेस्टिक की। तो डोमेस्टिक में आएगा ऊँट, राजस्थान का राज्य पशु है। उसे घोषित की बात करें तो इसे घोषित कब किया गया? इसे सन 2014 में इसे घोषित किया गया। पशुधन श्रेणी में इसे घोषित किया गया। कौन सी श्रेणी में? पशुधन श्रेणी में इसे घोषित किया गया है। ऊँट की बात करें, ऊँट एक डोमेस्टिक एनिमल है और के रूप में संरक्षित किया गया। और चिंकारा नॉन डोमेस्टिक है। चिंकारा नॉन डोमेस्टिक है और ऊँट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित रखा जाए। अब बात करते हैं कि 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया। कब? 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया था। अब बात करें ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया और ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में लगाया। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा सितंबर में और ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में लाया गया। और ऊँट का वैज्ञानिक की नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे नाम दिए हैं। अब बात करें ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिक है। एकाधिक यानी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान भारत में ऊँटों की संख्या की दृष्टि से। और राज्य में बात करें तो राज्य में जैसलमेर सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला है। जैसलमेर सर्वाधिक जिला है और राज्य की बात करें तो जैसलमेर है भारत की दृष्टि से। और प्रतापगढ़ सबसे कम ऊँटों वाला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब बात करते हैं ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जोहड़बीर बीकानेर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट लगा के लिखना दोस्तों। बार बार एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पूछता है। अगर आपको राज्य पशु नॉन डोमेस्टिक राज्य पशु से पूछेगा तो कब घोषित किया गया? 2014 में, सितंबर 2014 में घोषित किया गया 19 सितंबर। और इसका ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये जोहड़बीर बीकानेर। दोस्तों आप सिर्फ बीकानेर मत याद करना, आगे जो ये लिखा हुआ है स्थान जोहड़बीर इसे भी साथ में याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऊँट प्रजनन का कार्य संचालित किया जाता है। अब बात करें कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है कैमल मिल्क डेयरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2020 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2020 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। और ऊँटनी के दूध में कैल्शियम युक्त अवस्था पाए जाने के कारण इस दूध का दही नहीं जमता है। ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है क्योंकि दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इस दूध का दही नहीं जमता है। कैसा दूध होता है दोस्तों? कैल्शियम मुक्त दही होने के कारण इसका दही नहीं जमता है और मानव के लिए उपयोगी है। ऊँटनी का दूध मधुमेह, डायबिटीज के रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत, प्लीहा रोग में भी उपयोगी है। भारतीय सेना में नौजवान चार मस्तूलों में नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। जो दोस्तों नौजवान है हमारे बीएसएफ वाले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर हमारी जो रक्षा करते हैं, तैनात खड़े हैं, उनके लिए दोस्तों जो नाचना ऊँट है वो बेहद ही प्रसिद्ध हैं बीएसएफ वालों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। जैसलमेर के नाचना ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। किसकी दृष्टि से? सुंदरता की दृष्टि से राजस्थान का नाचना ऊँट प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बता दूं नाचना ऊँट दौड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। गोमट फलोदी जोधपुर का ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गोमट, यहाँ पर आपको मैं हाइड करके बताता हूँ, गोमट फलोदी जोधपुर का ऊँट है जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर कंठ सबसे भारी नस्ल का कैंट है, इसलिए बीकानेर ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है।
इसलिए बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। राज्य में 50% इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। बीकानेरी जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं ऊँटों के देवता के बारे में। ऊँटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, ऊँटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है तो ऊँट सही हो जाते हैं। राजस्थान में ऊँट को लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। और ऊँट के गले में जो आभूषण होता है उसे गौरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गौरबंद कहते हैं दोस्तों। इसको आपको इम्पोर्टेंट करके नोट लिखना है अपनी नोट डायरी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊँटों में पाए जाने वाला रोग होता है दोस्तों एक सर्रा रोग, जो ऊँटों के लिए घातक होता है दोस्तों। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण यही सर्रा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण का उद्देश्य हेतु वर्ष 2010 और 11 में ऊँट सर्रा रोग नियंत्रण योजना भी प्रारंभ की गई है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, भले ही आपको ये लेक्चर लग रहा हो, वीडियो लंबा लग रहा हो दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, 1 2 3 बार देख लेना दोस्तों। आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जा सकता दोस्तों, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपको मैं बता दूं, ऊँट का पालन पोषण करने वाली जाति रायका या अथवा रेबारी कहलाती हैं। और जो ऊँट की चमड़े पर की जाने वाली कला होती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला को मनोती या मुनावती कला के नाम से जाना जाता है। और उस्ता कला मूलतः लाहौर से लाई गई। कहाँ से लाई गई है? लाहौर से लाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं उस्ता कला राजस्थान के बीकानेर के अनूप सिंह के द्वारा लाई गई। किसने लाया है? तो बीकानेर के अनूप सिंह ने इस उस्ता कला को लाया है। और अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। कैसा काल माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। अनूप सिंह का काल उस्ता कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद कहलाते। क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आसपास क्षेत्र में रहने वाले होते हैं। उस्ता कला प्रसिद्ध कलाकार हिशामुद्दीन उस्ताद को माना जाता है, जो कि बीकानेर के मूल निवासी थे। उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, मोहम्मद हनीफ है। कौन है? मोहम्मद हनीफ है। उस्ता कला एक अन्य कलाकारी इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यूनो के कार्यालयों में रखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अली बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का एक उस्ता कला में एक चित्र बनाया था, जो कि यूएनओ के कार्यालय में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊँट की एक सेना भेजी, जिसे गंगा रिसाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गंगा रिसाल के नाम से जाना जाता है। पानी को ठंडा करने के लिए ऊँट की खाल के बने बर्तन को कॉपी कहते हैं। और सर्दी से बचने के लिए ऊँट की बालों से वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे बाखला कहते हैं। और ऊँट पर ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कूंची या पिलाण कहते हैं। और ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी को कील या गिरबान कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली या दाग दी जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो कील या गिरबान कहते हैं। और ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है, और इस कुबड़ में एकत्रित वसा उसकी ऊर्जा है दोस्तों। जो ऊँट की पीठ में कुबड़ होता है, उसकी सहायता से दोस्तों ऊँट 7 से 8-10 दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है। उसमें जो वसा एकत्रित होती है, उससे वो अपना जीवन भरण कर लेता है। ऊँट व ऊँट पालकों के लिए वर्ष 2008-9 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से ऊँट व ऊँट पालक बीमा योजना लागू की गई है। अब बात करें ऊँट का पहनावा के बारे में बात करें तो पीठ पर काठी, गर्दन पर गोरबंद, टांगों पर मोड़िया, मुख पर मोरखा, पूंछ पर परचनी और गद्दी पर मेलखुरी, ये सब ऊँट का पहनावा है। तो दोस्तों ये थे राज्य पशु नॉन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक और राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, आसानी से समझे दोस्तों। प्रश्न सारे के सारे यहीं से उठने हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।